आज DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उसमें उन्होंने काफ़ी इश्यूज़ का, ख़ास तौर पर तो टेररिज्म वाला इशू था जिसके ऊपर उन्होंने तवज्जो रखी, लेकिन बहुत सारे दीगर इश्यूज़ का भी अहाता किया। एक मौके के ऊपर उन्होंने कहा कि इस कौम का एक ही बाप है और वो हैं कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान। बिल्कुल सही, 100% उन्होंने बात दुरुस्त की। पाकिस्तान में बहुत सारे जो हमारे पोलिटिकल लीडर्स हैं मुख्तलिफ अदवार के अंदर, उनको अपने आप को कायदे आज़म सानी कहलाने का बहुत शौक़ पैदा होता है, हालांकि वो कोई कंपैरिजन में कहीं स्टैंड ही नहीं करते। किसी की गोद में पल के वो यहाँ तक हुकूमतों तक पहुँचते हैं और बाद में कायदे आज़म कहलवाने का शौक़ पैदा हो जाता है। लेकिन DGISPR के बयान की तरफ ही दोबारा आता हूँ। जनरल साहब ने जहाँ कायदे आज़म को पाकिस्तान का बाप करार दिया, तो कायदे आज़म के जो नज़रियात थे पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान में एक पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम होगा, और बड़े क्लैरिटी थी उनके थाट प्रोसेस के अंदर। वो ये भी कहते थे कि फ़ैसला साजी का अख्तियार हम इलेक्टेड लोगों को होगा और बाकी लोगों को उसके ऊपर अमल दरामद करना, और इसका बराह रास्त इशारा फ़ौज की जानिब था। ये वो चीज़ है जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हम पाकिस्तान में मिस करते हैं, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये इसमें ख़राबी सिर्फ फ़ौज की है, मेरा नहीं ख्याल है। मेरे ख्याल में इसके अंदर कलेक्टिवली एक फेलियर हुआ है ओवर द ईयर्स, और उसकी हमारे वो लोग इक़्तिदार की मंजिलें तय करना उनके लिए आसान हो गया जो रात गए मुलाकात करना पसंद करते थे जाकर, जो जफियाँ डालना पसंद करते थे, और इक़्तिदार की सीढ़ी ऐसे रास्ते से चढ़ना पसंद करते थे जो एक मुंतखब तरीक़ाकार नहीं है, जो एक पॉपुलर वोट के ज़रिए मुंतखब होकर हुकूमतें बनती हैं ना, उससे हट के तरीक़ाकार अपनाया गया। और वही बुनियादी सबब बना इन खराबियों का जिसका आज हम शिकार हैं। अगर एक वोट की ताकत से अवाम अपने वोट के इख्तियार के तहत एक हुकूमत को मुंतखब करें और अपने वोट की ताकत से ही किसी को घर भेजें, तो वो तरीक़ाकार पाकिस्तान में राइज होगा जो एक लोगों का पसंदीदा शख्स होगा, वो इस मुल्क के ऊपर हुक्मरान होगा, और जो लोग परफॉर्म नहीं कर सकेंगे वो उसी वोट की ताकत से इक़्तिदार से बाहर हो जाएंगे। लेकिन ये कभी भी पाकिस्तान में हो ही नहीं पाया। जो सबसे अच्छा इंतखाब सुना है मैंने कि 71 का बहुत अच्छा था, उसके बाद पाकिस्तान ही 2 लख्त हो गया। तो ये हमारी एक कमज़ोरी है इस निज़ाम की, जिसको इस्लाह करने की ज़रूरत है। इमरान खान को उन्होंने नाम लिए बगैर बहुत सारे इशूज़ पर एड्रेस किया, और मेरे ख़्याल में इमरान के ऊपर जो उन्होंने तनकीद की दुरुस्त की। इमरान के नज़रिया से जो ख़ास तौर पर ये TTP के हवाले से या तालिबान के हवाले से उनके नज़रियात हैं, बातचीत करनी चाहिए, लेकिन फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ। आप कमज़ोरी से किसी के साथ हाथ जोड़ के बातचीत नहीं कर सकते, तगड़े होकर बातचीत कर सकते हैं। अगर कहा जाए कि तालिबान के दफातर इस्लामाबाद में या पेशावर में खोल देते हैं, तो इससे बड़ी खाम ख्याली हो ही नहीं सकती। जो इमरान के अंदर ये बहुत सारी खामियाँ मौजूद थी। एक मौके के ऊपर मैं किसी शख्सियत का नाम नहीं लूँगा, लेकिन एक बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी, उनका ख्याल ये था कि मोदी अगर इलेक्शन जीत जाए ना, तो ये पाकिस्तान का फ़ायदा हो जाएगा। और ये पॉलिटिकल पर्सन नहीं थे, मैं ये वाज़े कर दूँ। मैंने चंद दिन बाद यही जुमला इमरान खान के मुंह से सुना कि अगर मोदी जीत गया ना, तो जिस तरह वाजपेयी के आने से फ़ायदा हो गया था, तो पाकिस्तान और इंडिया की बातचीत हो जाएगी। और ये इतनी बड़ी खाम ख्याली थी जो उस वक्त की उस पावरफुल पर्सनैलिटी में भी थी और इमरान खान में भी थी। इमरान खान एक मुंतखब शख्स थे, वो उनके अंदर वो एक डीप थाट प्रोसेस होना चाहिए था कि वो किससे डील करने जा रहे हैं, और ये दुरुस्त ख्याल नहीं था। इसी तरीके से जनरल बाजवा या जनरल फैज़ और इमरान खान तीनों के मुश्तरका ऊपर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। जिन लोगों को कैद से रिहाई दी, 200 के करीब लोग थे जिनको जेलों से बंद छोड़ा गया, और 1 या 2 वो भी थे, मुस्लिम खान और शायद एक और शख्स थे, जिनके लिए प्रेसिडेंशियल पार्डन की वो जो एक खसूसी सहूलत थी वो भी दी गई। क्यों दी गई? और ये अकेला इल्ज़ाम इमरान खान के सर नहीं जाएगा, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के सर भी जाएगा। तो ये वो खामियां हैं जिनकी हमें इस्लाह करनी है। कौम का बाप और इमरान खान की पॉलिसीज़ और किस तरीके से वो निज़ाम चलाते थे, DG साहब ने कहा क्या, वो सुन लीजिए। वो जो उस वक्त की हुकूमत थी, वो जो उस वक्त लीडर था, जो कि अपनी पार्टी को एक एज ए बिल्कुल डिक्टेटर के है। आप देखें कि पूरी पार्टी, वो कहते हैं ना जमहूरियत, तो जमहूरियत तो सबसे सारी पार्टी तो एक बंदे के रिवॉल्व करती, उस वक्त भी पूरी हुकूमत तो एक बंदे पे रिवॉल्व करती थी। उस वक्त भी उनको था बातचीत करो बातचीत करो बातचीत करो, और वो जिस चीज के पीछे पड़ जाता है कि बातचीत करो बातचीत करो। और जो उस वक्त DGI थे वो किधर है इस वक्त, जिनको उन्होंने अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया। आप ये इदारे पे नहीं लगा सकते, ये शख्सियात का खेल था भाई। वो वजीर आजम था, वो बाख्तियार वजीर आजम था, जो बाद में कहता है मेरे पास तो इख्तियार ही क्यों नहीं था, फैसला नहीं करता हूं। वो इतना बाख्तियार वजीर आजम था कि उस वक्त तो वो कौम के जो आपका आर्मी चीफ है उसको कौम का बाप भी डिक्लेयर कर दिया था उन्होंने। इतना इख्तियार तो किसी वजीर आजम के पास नहीं था। हमें तो ये पता है कि कौम का एक ही बाप है, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। ये एक नया कौम का बाप लेके आ गए थे, क्योंकि उनकी सियासत जो सी उससे ये डिमांड करती थी। जो जनरल फैज़ का हवाला इसके अंदर आता है, वो उनके आपस में जो भी मामला थे वो फ़ौज भी बेहतर जानती होगी, और सियासत में जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं वो भी बेहतर जानते होंगे। लेकिन जनरल फैज़ और इमरान का जो भी मामला था वो तो साइड पे रख दें, लेकिन 2014 के अंदर भी एक रोल था
और वो आपारा ने जो फैसिलिटेशन की थी पीटीआई और पैट को इकट्ठा करने में और फिर 126 दिन का धरना करने में, उसके ऊपर भी कभी बात ज़रूर हमें करनी चाहिए कि वो क्यों और कैसे और किसने फैसिलिटेट करवाया था। उस वक्त पीएमएलएन की हुकूमत ने कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स कर ली थी और वो जनरल राहील शरीफ को सुनवाई गई थी और उसका तज़किरा करने पे एक वज़ीर को इस्तीफ़ा देकर घर जाना पड़ा था। इसी तरीके से फैज़ाबाद के अंदर जो धरना हुआ उसके ऊपर भी कभी बात करनी चाहिए। और ये जब तक हम अपनी खामियों को खुलकर डिस्कस नहीं करेंगे हमें आगे बढ़ने की कभी मौका मिलेगा ही नहीं। हमें ज़रूर करनी चाहिए, इसलिए नहीं है कि हमारी किसी से दुश्मनी है, इसलिए कि हमें पाकिस्तान की मजबूती चाहिए और उसका एक ही रास्ता है कि डिस्कस करें, एवेल्यूएट करें और उन खामियों के ऊपर रेड लाइन लगाएं कि आइंदा हमने ये गलतियां दोबारा दोहरानी नहीं, कम से कम नई गलतियां करें। 40-50 सालों से हम एक तरह की गलतियां हर 10 साल बाद दोहराए जा रहे हैं। सियासी जमातों से बातचीत होनी है, ये भी एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है जिसको अभी पीटीआई समझ नहीं पाई है। दिखाइएगा क्या सॉर्ट बातचीत जो है ना, इट इज़ फॉर दी गवर्नमेंट, वी डोंट टॉक विद द पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है ना। तो वो पॉलिटिकल पार्टीज ने जो बातचीत करनी है गवर्नमेंट से करे, हमने तो कभी नहीं कहा कि हमने किसी से बातचीत करनी। हमारे लिए तमाम सियासी पार्टियां, तमाम सियासी लीडर, तमाम सियासी नजरियात, तमाम एथनिसिटी, तमाम कौमें, तमाम मज़ाहिब, तमाम फ़िरके हमारे लिए बराबर हैं जब अगर वो पाकिस्तानी है। ये मेरे ख्याल में हम समझ लें और मान लें इस प्रिंसिपल को तो शायद सबके लिए ज़िंदगी में आसानी पैदा हो जाए, लेकिन हम शायद इसको पूरे तरीके से कहते तो हैं लेकिन मानते नहीं हैं। केपी में दहशत गर्दों को साजगार सियासी माहौल में असर है, ये काफ़ी एक तंकीदी बयान है जिसको मैं चाहूँगा कि प्रोग्राम में हमारे गेस्ट भी इसके ऊपर बात करें। दिखाइएगा क्या बोला। एक सवाल इमीडिएटली आता है कि वाई खैबर पख्तूनख्वा, ऑलमोस्ट 80% ऑफ द टेररिस्ट इंसिडेंट्स वाई दे आर हैपनिंग इन खैबर पख्तूनख्वा। इसकी बुनियादी वजह है दी पॉलिटिकल क्रिमिनल टेरर नेक्सस जो वहां पे फ्लरिश कर रहा है। ये आपको कोई इजाजत नहीं दे सकता कि आप अपनी सियासत के लिए, अपने सहूलतकार, पता नहीं किसकी सहूलतकारी करने के लिए आप जो से अपने सूबे को, अपने इलाकों को दहशतगर्दों के हवाले कर दें। पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल पार्टी खैबर पख्तूनख्वा वो दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े हुए, उन्होंने सीनों पे गोलियां खाई। ये कह रहे हैं कि हम नहीं मरने को तैयार, हम नहीं खड़े होंगे, हम इनके साथ शामिल होंगे। फितना अल ख्वारिज ने, इन दहशतगर्दों ने कभी इन पे हमला क्यों नहीं किया? अफगानिस्तान मदद करे कि वो अमन करेगा पीके में और पाकिस्तान में। ये कौन सी अपीजमेंट की पॉलिसी है जिसमें आपने काबुल से भीख मांग रहे हैं? मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करना तो फिर करना क्या है? फिर क्या दहशतगर्दों के पैरों में बैठ जाना है? फिर क्या खारजी नूर वली महसूद को सूबे का वजीर आला लगा देना है? क्या हैबतुल्लाह साहब आप बताएंगे कि चारसद्दा में क्या होगा? वो जो अभी भी बैठ के कहते हैं कि ऑपरेशन नहीं होने देंगे, अभी भी कहते हैं कि बातचीत से मसला हल करो, तो उनसे कोई पूछे कि आपको क्या मोहब्बत है इन तालिबान से, इन दहशतगर्दों के साथ? ऑपरेशन करना पड़ेगा और आपको दहशतगर्दों का मुकम्मल ख़ात्मा भी करना पड़ेगा, इसमें दो राय है ही नहीं। और जो अपोज करता है वो मिस्टेक करता है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है, 2013 से 18 तक जो पीटीआई की गवर्नमेंट केपी में बनी वो इस्टेब्लिशमेंट की मदद से बनी थी, मुकम्मल यकजहती थी, सेम पे ही था। 18 वाली हुकूमत भी जो दूसरी दफ़ा बनी, महमूद जान वज़ीर आला बने, उसके अंदर भी मुकम्मल सपोर्ट हासिल थी इस्टेब्लिशमेंट की। तो उस वक्त ये सारा कुछ ऑपरेशन करने के बाद जनरल कियानी के ज़माने से ऑपरेशन होने शुरू हुए हैं, दोबारा हम इस जगह पे क्यों खड़े हैं? सुहेल अफरीदी और अली मीन गंडापुर ने यकीनन गलतियाँ की हैं, उनको मुकम्मल वफाक की मदद से और फ़ौज की मदद से हर उस रास्ते को रोकना चाहिए था जहाँ से दहशतगर्दी पनपती है और पाकिस्तानी इलाकों पर आकर हमारे इस कौम के बेटों का लहू बहाती। फ़ौज का बेटा भी मेरा बेटा है और पुलिस का जवान जाए तो वो भी हमारा बच्चा है। स्कूल में APS में अटैक हो तो वो हमारे 150 बच्चे एक वाक़े में जाते हैं। कितने वाक़यात ऐसे हैं जिनकी गिनवाते रहें तो पूरा दिन गुजर जाएगा। लार्जेस्ट नंबर ऑफ जो डेथ टॉल है 2025 में रिपोर्ट हुआ, कल शायद रॉयटर्स ने या किसी और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने पाकिस्तान के हालात के ऊपर रिपोर्ट की हुई है, उसके अंदर उन्होंने पूरी डिटेल दी हुई है। तो ये लम्हा फ़िक्रिया सब के लिए होना चाहिए और जो नहीं करता वो पाकिस्तान के साथ दुश्मनी कर रहा है और उसको शायद समझ बूझ है नहीं है। लेकिन एक दफ़ा लड़ के हासिल किया हुआ अमन अगर दोबारा हम गवा देते हैं हर तीसरे चौथे साल, तो सारों को गौर करना चाहिए कि ऐसा हो क्यों रहा है।